नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल औरंगजेब के नाम पर चल रही राजनीति में देशद्रोह के विमर्श पर है, क्योंकि नागपुर हिंसा के केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, हिंसा के पीछे पूर्व नियोजित साजिश का शक और गहरा होता जा रहा है। आज नागपुर में साइबर पुलिस की ओर से खुलासा किया गया कि 17 मार्च को सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर ही भीड़ इकट्ठा की गई थी और पुलिस पर सुनियोजित हमले के पीछे भी सोशल मीडिया पर वायरल किए गए भड़काऊ दावे और बयान भी थे। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए नागपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम शमीम खान पर बीएनएस की धारा 152 के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि नागपुर हिंसा के आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाए और इनके घरों पर बुलडोजर भी चला देना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में थे। महाराजा सुहेलदेव की वीरता और मुगल आक्रांताओं के अत्याचार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नए भारत में आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह होगा। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न तो नागपुर जैसी हिंसा को समाज के लिए ठीक मानता है और न ही आज के समय में औरंगजेब पर चल रही विमर्श को प्रासंगिक, लेकिन बीजेपी के नेता महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक औरंगजेब के नाम पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। ऐसे में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जरूरी है कि क्या नागपुर में हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी? क्या हिंसा और फंडिंग के तार विदेशी ताकतों तक जुड़े हुए हैं? और क्या अब देश में मुगलों की तारीफ करना देशद्रोह बन चुका है? पक्ष विपक्ष के तमाम आरोपों और सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र से सुलगी सियासत की आग नागपुर तक पहुंची। हिंसा हुई तो बात साजिश और आतंकवाद तक पहुंची। अब चर्चा देशभक्त बनाम देशद्रोह तक आ पहुंची है। पहले बात नागपुर हिंसा की। नागपुर से अपडेट ये है कि नागपुर हिंसा में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 एफआईआर साइबर पुलिस ने दर्ज की है। 3 पुलिस थानों में कर्फ्यू जारी है। 5 पुलिस थाना इलाकों में आज कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई थी और 2 थाना इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। लेकिन पुलिस की पहरेदारी और चौकसी सख्त है। नागपुर में पुलिस पर हमला और फिर हिंदू मोहल्लों में तोड़फोड़, आगजनी की घटना क्या पूर्व नियोजित साजिश थी? इसकी तफ्तीश में जुटी एटीएस को घटना के टेरर लिंक होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पहले मजहबी चादर जलाने की अफवाह फैलाई गई, फिर नागपुर में भीड़ इकट्ठा की गई, भीड़ में पुलिस विरोधी नारे लगाए गए, फिर पुलिस पर हमला किया गया, फिर पेट्रोल बम चलने लगे। हिंसा के बाद फिर से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई, जिसमें बांग्लादेश से भी सोशल मीडिया पोस्ट किए गए कि नागपुर में छोटी हिंसा हुई है और बड़े दंगे होंगे। साइबर पुलिस ने ऐसे 97 भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाले पोस्ट की पहचान की है। जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। नागपुर हिंसा की जांच में सामने आ रहे तथ्यों को देखते हुए एटीएस अब एनआईएस से भी मदद ले सकती है। नागपुर हिंसा कांड में साइबर पुलिस ने जो 4 मुकदमे दर्ज किए हैं, उसमें से एफआईआर नंबर 30/25 में भड़काऊ पोस्ट करने और अफवाह फैलाकर दंगा करने के आरोप में 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी फहीम भी उन्हीं में शामिल है। देशद्रोह का जो कलम जो लगाया गया है वो 30/25 में लगाया गया है, जिसमें अभी 6 आरोपी हमने उसमें लिखे, उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। एनआईए भी नहीं, अभी फहीम खान तो गिरफ्तार है, तो उसका हम लोग प्रोटेक्शन वारंट ले लेंगे। फहीम खान की ओर से 17 मार्च की शाम से पहले ही पुलिस थाने के सामने भड़काऊ बातें बोलते और अफवाह फैलाते हुए वीडियो वायरल हुए थे।
इन आरोपियों के खिलाफ अब देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये जो मस्जिद है शिवाजी स्मारक के सामने, वहाँ से खुलेआम आह्वान किया गया है, तो वहाँ के मौलवी और मस्जिद के जितने भी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमने NSA लगाने की मांग। औरंगजेब की कब्र पर राजनीति भले ही महाराष्ट्र से शुरू हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में औरंगजेब की सबसे तेज मुखालफत हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान से ही चिंगारी फूटी है। अब यूपी में बीजेपी ने औरंगजेब के समर्थकों को देशद्रोही करार दे दिया है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। औरंगजेब एक क्रूर व्यक्ति था, वो एक राक्षस रूपी था। भारतवर्ष के अंदर अगर इस विचारधारा के लोग हैं और औरंगजेब जैसे राक्षस रूपी और क्रूर व्यक्ति की हिमायत करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों पर भी निश्चित रूप से रासुका लगानी चाहिए। वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई, और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। हालांकि औरंगजेब के समर्थकों को देशद्रोही जरूर करार दिया जा रहा है, लेकिन खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र को फिलहाल 3 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर अब नए मामले दर्ज हो रहे हैं। नागपुर के वायलेंस में 4 नए FIR भी दर्ज हो चुके हैं, और इन सारे मुद्दों पर और RSS भी कह चुकी है कि ये पूरा जो मामला है औरंगजेब को लेकर जो सारी चर्चा चल रही है वो गैर वाजबी चर्चा है, उसको लेकर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। नए FIR आ रहे हैं, देशद्रोह का मामले दर्ज हो रहे हैं। इस सारे मामले पर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप भंडारी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। वारिस पठान भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। AIMIM की तरफ से सुनील सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि मामला अबू आसिम आजमी के स्टेटमेंट से बढ़ा और नागपुर में दंगे हुए, वहां पर जाकर और अब यूपी में भी नया मामला शुरू हो सकता है। राजीव तुली RSS के जानकार है और एनालिस्ट भी है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। कृष्णा हेगड़े एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे, और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है, क्योंकि कुछ देर पहले जब महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि छावा फिल्म, जो छत्रपति संभाजी महाराज पर एक उपन्यास पर बनाई गई फिल्म है, जिसके वजह से लोगों में एक तरीके से गुस्सा है, तो अब इस फिल्म को बैन करने की मांग उठाई जा रही है। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, और इस पत्र में यह मांग की गई है कि फिल्म पर रोक लगाई जाए। मौलाना रजवी का आरोप है कि इस फिल्म में औरंगजेब बादशाह की तस्वीर इस तरह से पेश की गई है जिसे हिंदू नौजवान उत्तेजित हो रहे हैं, और यह तमाम चीज हेट स्पीच के दायरे में आती है। कल जब हमने दंगल में इस बारे में चर्चा की थी, तब इस फिल्म पर जो डिस्क्लेमर लगाया गया था, वो डिस्क्लेमर भी हमने सामने रखा था, लेकिन उसके बावजूद अब यह मांग हो रही है। देखिए क्या बोलते हैं वो। अभी कुछ लोगों को एक शौक हुआ है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का। औरंगजेब बादशाह की कब्र को लेकर के भी तूल तवील हिंदू संगठन के लोग बयान दे रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी वजह से नागपुर में दंगा हो गया, और वो दंगा काफ़ी बड़ा हो गया, और वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया कंट्रोल करने में नाकाम रही। फडणवीस हुकूमत फेल साबित हुई, लॉ एंड ऑर्डर का इंतज़ाम व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल साबित हुई कि एक तरफ बग़ैर परमिशन के प्रशासन ने इजाज़त दी जुलूस निकालने की, और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय जब इकट्ठा हुए तो उनको भी कंट्रोल करने में पुलिस वहाँ की नाकाम रही। बहरहाल ये एक शोर गौगा चल चुका है कि नेज़ा मेला लगेगा नहीं लगेगा, औरंगज़ेब की कब्र रहेगी नहीं रहेगी, ये सब वाहियात और फजूल की बातें हैं, बिल्कुल सरासर बकवास की बातें हैं।
इससे देश का भला नहीं हो सकता, न किसी व्यक्ति का भला हो सकता है। ये फिरका परस्त ताकतें देश के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत घोलने का काम कर रही हैं। देश का अगर विकास और एजुकेशन, स्वास्थ्य के लिए बातें की जाएं और उसके लिए आंदोलन और तहरीकें चलाई जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब बरेली के शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि इस फिल्म पर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था विधानसभा के अंदर, जब इस पूरे मामले पर वो अपना बयान दे रहे थे नागपुर हिंसा को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के वजह से लोगों की भावनाएं भड़की हुई है। हालांकि लोग तो नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग जरूर सड़क पर उतर आए। वीएचपी, बजरंग दल के लोग भी सड़क पर उतर आए। तो प्रदीप भंडारी, अब मामला देशद्रोह की तरफ जाएगा, फिल्म की तरफ जाएगा, या उत्तर प्रदेश में बहराइच में यह मामला जाके अब थमेगा? मामला तब थमेगा जब ये तुष्टीकरण करने वाले नेता एक स्वर में पत्थरबाजों के खिलाफ बोल सकते हैं। कब से नागपुर की एंटी हिंदू राइट्स हुए हैं कि आपने फमीन खान के खिलाफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव को एक स्टेटमेंट देते हुए देखा है? अगर मैं इनका आर्ग्यूमेंट आगे लेके जाऊं तो वक्त पे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था और कहा था कुर्बानी दे दी जाएगी। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू ने क्या हाथ में पत्थर उठाए? क्या इस देश के बहुसंख्यक हिंदू ने हाथ में उठा के तलवारें उठाई? ये हमेशा बहाना क्यों ढूंढा जाता है? जब हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जीता था तब पटाखे को बहाना ढूंढा गया था। जब जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंके जाते थे तब आजादी का बहाना ढूंढा जाता है। जब तक इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक स्वर में दंगाइयों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये वही सोच है जो राजीव गांधी के वक्त में शाहबानों के जजमेंट को ओवरटर्न करती थी, क्योंकि वो कह रही थी कि भाई इससे नफरत जो है वो कम होगी। ये क्या नफरत का बाजार है? असली नफरत का बाजार तो दंगाई ले रहे हैं। और ये फमीन खान कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल्स को रीट्वीट करता है। इनका मनोबल क्यों बढ़ाया जाता है? ये हमेशा इस देश के अंदर जब भी कोई दंगा होता है उसको हिंदू मुस्लिम करार दिया जाता है। इसमें हिंदू की क्या गलती है? और कौन से दंगे के, क्या यहां पे हिंदू ने साजिश रची? क्या हिंदू ने एडिटेड वीडियो करा? ये साफ एंटी हिंदू दंगा है और ये जो करने वाले दंगाई हैं इसके खिलाफ हर समाज को खुल के बोलना चाहिए। और अगर ये फिल्म की बात हो गई तो बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या इंडियन क्रिकेट टीम को बैन कर देंगे? किस तरीके की तरफ ये देश को लेके जा रहे हैं तुष्टीकरण करने वाले नेता। और जब ये सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलते हैं तो क्या हिंदू उत्तेजित होकर दंगा करता है? जब ये महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं तो 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू आके क्या उत्तेजित हो जाते हैं? ये हमेशा बहाना ढूंढा जाता है। और 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये कब्र की जो आप बात कर रहे हैं, जब ओसामा बिन लादेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मारा था, कहां पे उसकी बॉडी को दफना दिया था? उसकी बॉडी को अंदर जाके दफनाया था। क्यों? क्योंकि उसकी सोच से लोग प्रेरित ना हो सके। जब बुरहान वानी से लोग यहां पे प्रेरित हो जाते हैं तो औरंगजेब जैसे क्रूर हत्यारे से भी यहां प्रेरित हो सकते हैं। इसीलिए उसकी कब्र के खिलाफ है हम। 300 साल पहले वो कब्र बनी थी वहां पर। 300 साल पहले, 300 साल हो या 3000 हो साहिल भाई, जब हिटलर की भी बात होती है तो क्या हिटलर के नाम पे नहीं होती? हाँ, प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा। उसके बाद मराठा साम्राज्य हो चुका, उसके बाद उसके बाद तो बहुत सारी सरकारें होकर गई, लेकिन आज अचानक ये मामला उठ रहा है। इसके लिए सारी चर्चा हम लोग को करनी पड़ रही है ना, इस पूरे मामले को लेकर। सुनील सिंह, चलिए सुनील सिंह, ये पूरा मामला अबू आसिम आजमी के वजह से उठ गया है। बीजेपी का ये हमेशा से दावा रहा है और वहां पर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मामला बढ़ाते भी बीजेपी है और ठंडा भी वही करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? किसने मामला बढ़ाया? क्योंकि मामला बढ़ाया तो आप अबू आसिम आजमी नहीं बोलते तो आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते 5वें दिन तक। साहिल जी, मैं ये बात अगर कहूं आपके कार्यक्रम में कि अगर अबू आसिम आजमी साहब ने कहा और उसके बाद माफी मांग ली, तो उसके बावजूद भी 5 दिनों से औरंगजेब चल रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी बढ़ा रही है? और हम तो कई बार आज भी कह रहे हैं, हमारे देश का नायक औरंगजेब नहीं हो सकता, बाबर नहीं हो सकता है, आजाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे नहीं हो सकता है, हमारे देश का नायक अंग्रेजों से माफी मांगने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि कोई किसी से प्रेरित हो जाए, लेकिन औरंगजेब से, बाबर से, नाथूराम गोडसे से और माफी मांगने वालों से लोगों को प्रेरित नहीं होना चाहिए। आजाद भारत के 52 सालों तक आरएसएस ने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया, यह संविधान के खिलाफ है। तो सोच किसकी खराब है भाई? इस देश के मुसलमानों का भी तो नायक औरंगजेब नहीं है, बाबर नहीं है। अगर इस देश के मुसलमानों का भी कोई नायक, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे है कि आपने वो फहीम खान का कंडेमनेशन नहीं किया,
आपने उसको कंडेम नहीं किया। जो आरोपी पकड़े गए हैं ना, अभी जो 6 आरोपी, उसमें कई सारे 80 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उसमें जिनके खिलाफ अब देशद्रोह का मामला चलेगा बीएनएस की धारा 152 के तहत, तो उनका कंडेम आप नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कंडेम नहीं कर रही है। ये अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप भंडारी कह रहे थे। तो आप कंडेम कर देंगे क्या, ताकि चर्चा हम थोड़ी आगे ले जाए उसको लेकर? हाँ बिल्कुल। देखिए साहिल जी, इस देश में कोई भी पत्थरबाजों को, दंगा करने वालों को कोई सही नहीं मान सकता। कौन मानेगा सही? हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग तो है नहीं कि बहराइच के दंगे को सही मान ले। ये आपके तो अखिलेश यादव ये जी का हम तो ट्विटर ये कह रहे हैं स्टेटमेंट है, दंगा, ये यहाँ पे जाके कह रहे हैं कि दंगा हिंदू ही कर रहा है, हिंदू ही जो इसके लिए है। कहां है यहाँ पे एक दंगाई के खिलाफ एक कठोर से कठोर सजा का प्रावधान? बात कहिए आप। इतना कह रहे हैं और आप हम दूसरी बात कह रहे हैं। 2 दिन बाद दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देके उसने जस्टिफाई करा। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए प्रदीप जी। अच्छा प्रदीप जी, आप हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उस वक्त भी औरंगजेब को हिंदू होने का मतलब नाथूराम गोडसे हैं। हिंदू होने का मतलब माफी वीरों से लेंगे। देश में कुछ जयचंद है, मैं आपको नहीं कह रहा जयचंद, पर कुछ जयचंद है। मैं कह रहा हूं वो सारे जयचंद भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो आपकी पार्टी के अंदर है। वो मोहित खान मोहित खान को जो बैक करते हैं। अरे हम बता रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए, आप तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। बताइए, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो किसने की थी और पिस्टल कहां से आई थी? अरे वो हत्यारा है, उसको आप छोड़िए ना। बता वो दीजिए, तो इस देश में 1.5 घंटे में क्या हत्यारा है? आप मुझे बोलिए तमीम खान के खिलाफ एक स्टेटमेंट बता दीजिए। पिस्टल कहां से आई थी? तमीम खान पे एनएसए पिस्टल कहां से आई थी? जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, वो पिस्टल कहां से आई थी? नहीं बोलते क्या? अरे आप चलिए, आप बताइए। जब इतिहास पे जाएंगे तो कई चीजें खोदी जाएगी। सुनील भाई, अच्छा चलिए, जब आपकी सरकार होती मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। चलिए इतिहास पे जाएंगे। गोडसे को आतंकी माना। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। वारिस पठान भी इस चर्चा में शामिल है। क्या बोलेंगे? वारिस पठान भी इस चर्चा में शामिल है। इन सबको जरा आतंकी बोल दो, और ये फमीन शान को भी आतंकी बोल दो। ये मत बोलो ये हिंदू मुस्लिम है। इसने टारगेटेड रूप से हिंदुओं के ऊपर हमला किया, ये सच्चाई वो है। आतंकी है। जाके अखिलेश जी से बुलवाइए। हमारा पूरा वारिस पठान के खिलाफ बोल रहा है। और वारिस पठान, पार्टी से हटाइए। 2 एफआईआर मेरे सामने है यहाँ पर। 2 एफआईआर मेरे सामने है यहाँ पर। एक एफआईआर जो कल दर्ज हुआ है आईटी एक्ट के तहत, जिसमें बीएनएस की धारा 152 लगा दी गई है, और इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश की गई, और उसके लिए एक्ट किया, मतलब उस तरीके से काम किया, बोलने से नहीं है। उसके साथ साथ एक दूसरा एफआईआर है जिसकी मांग आप कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि कल जो उन्होंने बयान दिया संसद के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 299, 37, 1 और 3 के तहत यह मामला दर्ज किया गया, और उसमें से 6-7 कुछ वीएचपी के लोगों को भी गिरफ्तार उसमें किया गया। तो दोनों तरफ से कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहां पर देशद्रोह का मामला है। यानी जो पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया, उसका जिक्र करते हुए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट किए गए हैं, और उसमें कहा गया कि जो हुआ वो सही हुआ। अब इस पर तो कार्रवाई होगी। आपको सही नहीं लगता कि देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, जिस तरीके से नागपुर में कल फहीम खान और इन सब के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है? देखिए साहिल, वायलेंस, हिंसा किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। हम हर तरह की हिंसा का, वायलेंस का खंडन करते हैं, कंडेमनेशन करते हैं। कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस है, प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदारी उनकी है। मगर साहिल, अभी आपने सब बताया, 2 एफआईआर, एक एफआईआर के अंदर तकरीबन 8 के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को कल हिरासत में लिया था, और कुछ ही लम्हों के अंदर उनको बेल पे रिहा भी कर दिया 3000 रुपए के मुचलके पे। वहां पर ही 51 लोगों के ऊपर एक एफआईआर हुआ है जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनको हिरासत में लिया है। अब तक उनको जमानत नहीं मिली है। हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे, मगर सोचने वाली बात यह, आपने स्टार्ट किया, पथराव नहीं किया था ना, जो पहले वाले लोग हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर पुलिस पर हमला नहीं किया था ना वारिस पठान। नहीं, सुनिए, देखिए मैं खामोशी से सुन रहा था। जो भी पथराव करे, पुलिस पे हमला करे, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए।
अब साहिल, आपने स्टार्टिंग में अपनी कमेंट्री में कहा, मैं भी उस बात को बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े रहकर कहा कि छावा फिल्म की वजह से औरंगजेब के खिलाफ काफी नफरत फैल गई है। अब वहीं पर उन्हीं के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने कहा, अगर आपको हिस्ट्री मालूम करना है तो जाके छावा पिक्चर देखो। अब क्या ये प्रोवोकेटिव नहीं है साहिल? ऐसे प्रोवोकेशन है, बोलता है इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। तो ये नागपुर के होने के 2 दिन पहले तो हैदराबाद का एमएलए यहां पर आया पुणे में, उसने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया। क्या उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण का केस नहीं दर्ज होना चाहिए? देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था, ये बदतमीजी नहीं चलेगी प्रदीप नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था, मेरे को बोलने दो। अच्छी बात नहीं है आप आके बीच बीच में बोल के टोक के डिबेट खराब करना चाहते हो। बार नहीं, 10 सेकंड बाद में मिलेगा आपको, पहले नहीं। अब क्या ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं था जो नीतीश बोलिए आप खत्म करिए, उसके बाद प्रदीप भंडारी भी जवाब देंगे। बोलिए। मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, क्या ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं है? तो हमारा यही मांग है ना कि जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं खास तौर से बीजेपी के मंत्रियों द्वारा, अब तो उनको रिवॉर्ड दे दिया गया, पहले एमएलए थे आज मंत्री बन गए, तो उनके ऊपर भी लगाम कसनी चाहिए ना। अब बात सवाल यह है कि आगे बढ़ा क्यों? वहां तो महाराष्ट्र के सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गडकरी साहब का वहां के ऊपर घर है, आरएसएस का नागपुर एक हेडक्वार्टर है। फिर भी अगर पुलिस प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि सुयोजित तरीके से हुआ, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था, तो क्या पुलिस प्रशासन क्या करा था? क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है साहिल ये कि ऐसी जगह के ऊपर अगर कुछ हो रहा है, आप बोलते हो कि ट्रक के हिसाब से पत्थर पड़े थे, आप बोल रहे हो कि इतने हिसाब से वहां पे ये पड़ा था, वो पड़ा था, पहले से लाके रखा गया था, तो मतलब साफ साफ पुलिस प्रशासन का फेलियर है। तो उसका पुलिस पूरा ठिकरा डालना चाह रही है। अभी जो देखिए वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर निष्पक्ष प्रदीप भंडारी आप जवाब देंगे। हम लोग कर रहे हैं निष्पक्ष जांच, और जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने इतना बड़ा झूठ फैलाया, आपने इतना बड़ा झूठ फैलाया। आपने कहा कि फमीन खान ने इसीलिए पत्थर फेंका क्योंकि कुरान की शहीद को जलाने की बात कर रही थी, जो झूठ निकला। यही नहीं, आपने क्या माफी मांगी? आप तो फेक न्यूज फैला रहे थे। आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी तो जस्टिफाई कर रहे थे। अब सामने आ गया कि किसी भी तरीके से कोई भी वारिस पठान भी सुन लेते हैं उनकी बात, चादर में, और ये बात करते हैं। पत्थर हर जगह कैसे आ जाता है? दिल्ली में ताहिर हुसैन के घर पे पत्थर आ जाता है, फमीन खान के पास पत्थर आ जाता है, जम्मू कश्मीर में पत्थर आ जाता है, मऊ में पत्थर आ जाता है। अब इन सबके खिलाफ खुल के क्यों नहीं बोलते पत्थरबाजों के खिलाफ? और हमेशा झूठ फैलाते रहते हैं और मुसलमानों को भड़काते रहते हैं। जब सीए का राइट एंटी, जब सीए आया तो बोला था मुसलमान की सिटीजनशिप चले जाएगी। कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप गई? आप लोग मुसलमानों के नाम पे तुष्टीकरण करना जिस दिन बंद करेंगे, इस देश के अंदर सब ठीक हो जाएगा। खाली बीच में आके कुछ भी बोल रहे, उनको पता है कि उनकी अरे क्या पता है? आपने तो 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी होने वाली बात करी थी, आप ना बोले। 17 दिन से बीजेपी आपके ये रहा असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर हैंडल, बताइए जब से फमीन खान पकड़ा गया क्या उन्होंने माफी मांगी कि उन्होंने गलत बोला? नरेंद्र मोदी नहीं गए थे बहादुर शाह जफर की कब्र के ऊपर। अरे ये बात बहादुर शाह जफर की नहीं है, ये बात औरंगजेब की है, और ये बात वो दंगाइयों की है। मैं आपके खिलाफ कुछ भी इस डिबेट में बोलूंगा, पत्थर थोड़ी मारेंगे आप। अरे औरंगजेब प्रोवोकेशन क्या होता है? 10 पिक्चरें दिखा सकते हैं, 10 पिक्चरें दिखा, इससे मतलब नहीं कि पत्थर उठाए। अभी क्या कहा आपने? एक सेकंड प्रदीप भंडारी 1 मिनट, प्रदीप भंडारी 1 मिनट, एजुकेशन मिल जाएगा। जरा 1 मिनट। वारिस पठान, आपने किस चीज का जिक्र किया? बहादुर शाह जफर की कब्र पर। अरे 1 मिनट वारिस पठान, आपने किस चीज का जिक्र किया? ये बहादुर शाह जफर की कब्र पर कौन गया था? किस चीज का जिक्र किया आपने? उसका जवाब लेंगे जरा, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले जितना की कब्र पे की बात करेगा। नरेंद्र मोदी गए। देखिए साहिल, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। अगर जाके की तरफ हटा दो एएसआई, नहीं जाएंगे ना। चलिए प्रदीप भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास भी चलेंगे। चलिए वारिस पठान 1 मिनट लेके चले जाइए। प्रदीप भंडारी, अगर खोदने से देश का मामला ये है, मामला ये है चलेगा, हम साथ में मिलकर खोदेंगे। आक्रांताओं को कौन तय करेगा? खोदेंगे। 1 सेकंड वारिस पठान, 1 सेकंड वारिस पठान 1 मिनट, वारिस पठान 1 मिनट। नहीं ऐसे चर्चा नहीं होगी सर, दूसरे को भी बोलने दीजिए प्लीज। जरा मैं कुछ बात कर रहा हूं, जरा सुन तो लीजिए कम से कम। देखिए ऐसा है कि बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उनका यह कहना था कि वहां पर जो मेला लगता है हर साल, वो मेला अब रोक देना चाहिए, क्योंकि जो मेला लगता है वो जिनके नाम से लगता है वो भांजे हैं महमूद गजनी के। 1000 साल पहले की यह बात है। अब वो मेले पर भी पाबंदी लग जानी चाहिए। वीएचपी ने वहां पर भी मांग करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ यहां पर कहा जा रहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटा देना चाहिए।
अब मुझे इस बात बताइए प्रदीप भंडारी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी किया गया कि बहादुर शाह जफर की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई जाती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कहां तक पीछे जाएंगे? 300,000 और ये हमेशा चुनाव के 2 साल पहले 1 साल पहले कहां से मामले आते हैं? सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, उसका आप जवाब जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास भी 2022 के अंदर जब कोई चुनाव नहीं था, अकबरुद्दीन ओवैसी जाकर औरंगजेब की मजार पर गए थे और महिमा मंडन कर रहे थे। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था 2024 में भी गए थे वो। मैं ये कह रहा हूं क्या मुसलमान समाज का आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम है? हमारे हिसाब से तो है। वारिस पठान के हिसाब से औरंगजेब कैसे आदर्श हो सकता है? ये बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये बात उस आदमी की है जिसने करोड़ों हिंदुओं की हत्या करी, मंदिरों को जलाया, मंदिरों को तोड़ा, और ये संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप हमेशा मुसलमानों को भड़काते हैं वारिस पठान, हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम है मुसलमानों के आदर्श। वारिस पठान अब आप भड़काते, आपकी तरह नहीं भड़काते, हम तो समझाते हैं, क्या समझाते हैं? एनटीसीए के वक्त में बोला था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप चले जाएगी। चलिए ओके, आशुतोष ये क्या हो रहा है? देखिए यहां पर औरंगजेब से मामला शुरुआत हुई, एक मिनट आशुतोष, शुरुआत हुई यहां पर अबू आसिम आजमी को सवाल पूछा गया, वहां से शुरुआत हुई। अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और यूनानिमसली सस्पेंड कर दिया गया इस तरीके का बयान देने के लिए। मामला बढ़ता गया, नागपुर की घटना होती है और अब यूपी में लगातार बयान दिए जा रहे हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। सैयद सालार मसूद गाजी, उनका वहां पर मेला लगता रहता है, पहले संभल में रखता था, वो बंद कर दिया गया, उसके बाद बहराइच पे भी वहां पर मेला लगता है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? और खास करके आरएसएस कह चुकी है कि इररिलेवेंट मुद्दा है, उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये आज की स्थिति में भी हो रहा है? आपके बाद राजीव तुली भी बात करेंगे इस बार। देखिए साहिल, 3 चीजें हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। 3 चीजें हैं। अभी आपने बहादुर शाह जफर का जिक्र किया, भाई आक्रांताओं की औलाद तो बहादुर शाह जफर भी है, और बहादुर शाह जफर की मजार पे प्रधानमंत्री जी गए तो उन्होंने चादर चढ़ाया था, तो क्या उन्होंने कुछ गलत काम किया था क्या? दूसरी बात, औरंगजेब का जिक्र करते हैं, राजा मिर्जा जयसिंह का जिक्र नहीं करते, जसवंत सिंह का जिक्र नहीं करते। वो जो औरंगजेब की दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू राजाओं की मनसबदारी की 37%, उनके बारे में भी तो जिक्र करना चाहिए, उनको भी तो कंडेम करना चाहिए, उनकी भी तो मूर्तियों के बारे में सोचना चाहिए। आप औरंगजेब के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं और मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह को गले लगाते हैं, ये कैसे चल सकता है? ये संभव नहीं। इसका मतलब है कि प्योर पॉलिटिक्स। तीसरी बात, देखिए जो उत्तर प्रदेश 2017 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जी, जो उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, दरअसल आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ को इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई, लिहाजा वो कोशिश करेंगे जिसकी वजह से 2027 के जो विधानसभा का चुनाव है उसमें वो अपनी जमीन को वापस लेके आए। संभल इसी का एक हिस्सा है, बहराइच इसी तरीके का हिस्सा है। मैं तो ये कहता हूं कि आप मेला क्यों बंद कर रहे हैं? अरे ताजमहल खड़ा हुआ है वहां पे आगरा में, उसको क्यों बख्श रहे हैं? वो भी तो एक आक्रांता की निशानी है, हमारे और आपके सीने पर एक निशानी की तरह खड़ा हुआ, उसको उड़ा दीजिए। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये दरअसल हिंदू मुसलमान के बीच में डिवीजन पैदा करके, पोलराइजेशन करके वोटों की फसल काटने की एक कोशिश है। 2024 के लोकसभा चुनाव से अभी भी योगी आदित्यनाथ सबक नहीं सीखा है। बहुत कोशिश की गई, भयानक तरीके से कोशिश की गई, मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर बताया गया, मंगलसूत्र छीनने वाला बताया गया, गाय छीनने वाला बताया गया, लेकिन उसके बावजूद सीटें 240 पे आके रुक गई। तो आपको डेवलपमेंट पे वोट मांगना पड़ेगा, महंगाई पे सवाल है, बेरोजगारी के सवाल है, उस पर वोट मांगना पड़ेगा। इस तरीके से हिंदू मुसलमान करके उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति आप नहीं चमका सकते, नहीं जीत सकते। और ये महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे क्यों कर रहे हैं, ये हमें कृष्णा हेगड़े से पूछना है। लेकिन उससे पहले राजीव तुली, आपने कल आरएसएस का बयान देखा, उन्होंने कहा कि इररिलेवेंट है ये मुद्दा, और इससे पहले भी हमने देखा कि जब संभल का मुद्दा चरम पर जा रहा था तो पिछले साल खुद मोहन भागवत ये कह चुके थे कि सिर्फ इस तरीके की राजनीति करके अगर कोई समझता है कि मैं हिंदुओं का नेता बनूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। ये एक तो बार बार बयान सबसे पहले तो क्यों देना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी जिस तरीके की बयानबाजी हम महाराष्ट्र और यूपी में खास करके देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? क्या कारण है कि आरएसएस को इंटरवीन इस तरीके से करना पड़ा इस पूरे मामले में, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं सुनी जा रही? धन्यवाद साहिल जी। मोहन भागवत जी का जो बयान था या कल का सुनील अंबेकर जी का जो बयान था,
वो दोनों बयान कोई आइसोलेशन में नहीं है जी। अब कल का बयान है, पहले उस पर आते हैं। पिछले मोहन भागवत जी के बयान पे अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं, पहले सब टीवी चैनल्स में, हमने भी सब चैनल्स पे डिबेट की है। उसमें कल का जो बयान है, उस बयान में आप उसका एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष उसका यह भी तो है कि वो मुद्दा किसी के लिए भी रेलेवेंट, औरंगजेब किसी के लिए भी रेलेवेंट क्यों है? औरंगजेब इस समाज का नायक, इस देश का नायक नहीं हो सकता, इस देश में रहने वाले किसी भी समाज का नायक नहीं हो सकता। औरंगजेब के विषय में जितना आप जानते हैं, जितना इन पिछले दिनों में पब्लिक डोमेन में आया है, तो औरंगजेब से ज़्यादा तो छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं वो रेलेवेंट है। तो औरंगजेब रेलेवेंट कैसे है? वो कैसा, किस प्रकार का उसका, देखिए मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, नेता रिलेवेंट बना रहे हैं ना उन तो लोगों को, पार्टीशन से क्योंकि उसको पहले लेकर राजनीति हो सकती है। अब पाकिस्तान हो गया, वहां का रहने वाला हूं, तो वहां पर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए जी। कोई बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, इस कारण से मैंने पूछा। तो मेरे जो पूर्वज थे वो मुझे बताते थे कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता या जो वेदों की संरचना हुई वो सिंधु नदी के किनारे पे हुई। तो आज वो क्षेत्र विहीन, सारा हिंदू विहीन कैसे हो गया? तो मेरे पूर्वज बताते थे हिंदू विहीन ऐसे हो गया कि औरंगजेब रोज के एक मन जनेऊ तोड़ करके, तोल करके उसके बाद अपना दिन समाप्त करता था। तो ऐसा व्यक्ति आज रेलेवेंट कैसे हो सकता है और इस देश में किसी का भी नायक क्यों हो सकता है? आप देखिए मुस्लिम समाज के साथ वही तो मुद्दा है ना, समाज भी है, कहीं ना कहीं आरएसएस कह रही है कि नेता उनको रिलेवेंट बना रहे हैं, उस पर बात कर करके यही बता रहे हैं ना वो। नहीं बना रहे हैं। शुरुआत किसने की? किसी आरएसएस के नेता ने, किसी भाजपा के नेता ने की क्या? जिसने शुरुआत की उसको उसके राजनीतिक दल ने अपनी पार्टी से बाहर निकाला। फिल्म का भी जिक्र हुआ ना। तो अगर आपको ये देखना है कि ये समस्या किस कारण से हुई, तो आपको वहां जाना पड़ेगा ना। 2014-15 में जब दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदला तो किसी ने आपत्ति की क्या? शांति से हो गया काम। किसी ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। तो आज जिस नेता के बयान के बाद, और देखिए जो फैक्ट्स हिस्ट्री के हैं आप उनको कैसे डिनाई कर सकते हैं? केशव राय का मंदिर तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा, मूर्ति उठा करके ले गए और मस्जिद, लेकिन हिस्ट्री को हिस्ट्री में रहने देना चाहिए। लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ तोड़ा, दिख रहा है, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो मगर देखिए दूसरी बात ये भी है, आशुतोष कैसे डिनाई कर सकते हैं, इसके लिए तो मुद्दे निकलेंगे। सभ्यताएं अपनी गलतियों से नहीं सीखती है, वो गलतियां दोहराई जाती हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस कारण से समय समय पर ऐसे लोग हमारा आदर्श नहीं हो सकते। इस कारण से उनको याद करना बहुत जरूरी है कि नहीं है हमारा आदर्श। सबको कहना चाहिए, एक स्वर में कहना चाहिए कि नहीं है हमारा आदर्श। देखिए मंगोल खानदान की संतान जो है वो किसी का आदर्श कैसे हो सकती है? देखिए साहिल, मैं राजीव जी की इस बात से तो बराबर है ना। तो बहादुर शाह जफर भी तो मंगोल खानदान की संतान बन जाती है। साहिल देखिए, मैं राजीव जी की इस बात से सहमत नहीं। आप अगर ऐसी बात करेंगे तो भगिनी निवेदिता भी बाहर से आई थी, परंतु देश को स्वीकार किया, देश की संस्कृति को स्वीकार किया, देश की स्वतंत्रता संग्राम में वो यहाँ के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बहादुर शाह जफर का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक रोल था, जिसके कारण से उन्होंने इस देश की मिट्टी को अपनाया ना। ठीक, औरंगजेब ने कहा अपनाया? आप बताइए। आप औरंगजेब की बात करते हैं, आक्रांताओं में भी फर्क है। सबकी कब्रें खोदी गई है इस देश में। नहीं देखिए साहिल, अकबर की कब्र भी खोदी राजा राम जाट ने आगरा में जाकर के, और उसका दाह संस्कार किया। जी आप शांत हो जाए। देखिए मैं राजीव जी की इस बात से जरा एक मिनट सुन लेते हैं अभी। औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं हो सकता, और औरंगजेब किसी का आदर्श है भी नहीं। ये बस सच्चाई। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी औरंगजेब का आदर्श नहीं मानता। लेकिन एक चीज का जवाब मेरे पास नहीं मिलता कि आरएसएस कई मुंह से क्यों बात करता है भाई। जो हिंदुस्तान, आधुनिक भारत का जो सबसे बड़ा खलनायक है, उसको तो लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाके सेकुलर बताने की कोशिश करते हैं। वो अबू आजमी से ज्यादा बड़ा अपराध था या नहीं था, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या आज तक लाल कृष्ण आडवाणी ने उसके लिए माफी मांगी? नहीं माफी मांगी। मैं फिर कहता हूं कि ये जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि औरंगजेब इररिलेवेंट है। मेरा कहना है कि औरंगजेब को हमेशा एक लिविंग मॉन्यूमेंट के तरीके से रहना चाहिए।
ताकि जो मौजूदा जनरेशन है वो हमेशा याद रखे कि इतिहास में उनके साथ क्या हुआ, और फिर ऐसी गलती कोई राजा ना दोहरा पाए, कोई व्यक्ति, कोई नेता ना दोहरा पाए। ये हमेशा हमें जिन्ना को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब जिन्ना को याद करेंगे तो हमें लगेगा कि राजीव तुली, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद कृष्णा हेगड़े इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं जो कल सुनील अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने यही तो बोला है कि वो किसी के लिए भी रेलेवेंट क्यों है, कोई भी उसको औरंगजेब को जो है वो कोई भी औरंगजेब को, परंतु अगर आपको अगर उसको इसी रूप में जीवित रखना है तो आप दिल्ली में उसके नाम पे सड़क रखेंगे क्या? आप दिल्ली की सड़कों का नोमेनक्लेचर हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड इस पे करेंगे क्या? ऐसे याद रखेंगे क्या? उसका जो वास्तविक इतिहास है आशुतोष जी, वो पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। वो वास्तविक इतिहास पढ़ा करके उसको यूनिवर्सिटी और उससे पहले से ऐसे संस्थानों से किताबें लिखवा करके जिंदा पीर के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता। इस पैनल पे कम से कम 2 लोगों के विचार तो मिल गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से आज की स्थिति में। राजीव तुली और आशुतोष एक चीज को लेकर तो एक दूसरे के साथ, चले कृष्णा हेगड़े, लेकिन सवाल आपके पास आकर यही होता है कि यहां पर छावा के प्रयोग रखे गए। छावा फिल्म जो दिखाई गई उसको लेकर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उस फिल्म के वजह से दरअसल लोगों की भावनाएं भड़की, लेकिन लोग तो सड़क पर नहीं उतरे ना, वो किसी ना किसी को चैनलाइज करना पड़ा। वीएचपी बजरंग दल के लोग उतरे, नीतीश राणे ने कहा कि भाई बाबरी जैसा एक एक्शन हो जाना चाहिए। और मैंने तो सुना है कि दरअसल ये फिल्म उन्होंने खुद लिखा हुआ है उसमें कि आप तो महाराष्ट्र से आते, आपको शिवाजी सावंत का नाम पता होगा, जिन्होंने दरअसल ये किताब लिखी थी छत्रपति संभाजी राजे पर, और उसके आधार पर यह फिल्म बनाई गई है। मुझे पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं, लेकिन मैंने तो पढ़ी है। तो उस फिल्म, उसके आधार पर यह फिल्म बनी है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो नागपुर में हुआ है उसके पीछे छावा फिल्म है, या जो मामला आगे बढ़ रहा है वो ये है? और अभी आप आरएसएस की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, कि अब बयानबाजी नहीं उसको लेकर? देखिए, पहले तो छावा जो पिक्चर है उसने बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट किया। छावा का तो इफेक्ट है ही, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो इतिहास है ये सिर्फ छत्रपति संभाजी राजे का नहीं लेकिन भगत सिंह का भी काफी छुपाया था। तो जो महापुरुष है हमारे देश के, उनका इतिहास जो छुप गया, अभी फिल्म निर्माता बना रहे हैं, आपने मुंबई में पढ़ाई की है तो बिल्कुल आ रहा है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्कूल में तो पढ़ाया गया था, मुझे पता नहीं आप कौन से नहीं, मुझे स्कूल में पता है कितना पढ़ाया गया था, हमको पता है। इसके लिए उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और वो छावा जो किताब है वो भी बहुत साल पहले आई थी, इसलिए मैंने कहा कि मैंने पढ़ी है। वो शिवाजी सावंत की किताब महाराष्ट्र में बहुत सालों से पढ़ी जाती है। पता नहीं तो छावा, और मराठी लोगों में शिवाजी सावंत एक बहुत बड़ा नाम है सर। छावा का पिक्चर मराठी में भी आया है, शायद अभी ओटीटी में है, वो भी मैं जानता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो एएसआई है उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब का जो कब्र है उसे कॉर्डन ऑफ किया है, और ये बहुत ज़रूरी है। 2 दिन पहले मैंने आपके शो में ही कहा था कि ये करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बहुत अहिंसा के बारे में बात कर रहे थे, बहुत शराफत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो कार सेवकों पे गोली चलाई, मुझे लगता है उनके पार्टी नहीं चलाई, लेकिन आज उनका सुर बदल गया है। जब वारिस भाई ने कहा कि देखिए ये नीतीश राणे जी का बयान था, तो उसके पहले क्या अबू आजमी का बयान नहीं आया, इमरान मसूद का बयान नहीं आया, अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का धमकी नहीं दिया? तो वारिस भाई जहाँ एक्शन करोगे वहाँ रिएक्शन बिल्कुल होगा। और यही हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा कि अगर कोई औरंगजेब के बारे में महिमा मंडन करता है तो देशद्रोह का भी कानून चलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी की 125 हिंदुओं की 25 करोड़ से आपका जवाब, फिर प्रदीप भंडारी भी बात करें। उनकी यही भावना है। एक्शन का रिएक्शन है वारिस पठान। देखिए बिल्कुल छावा फिल्म की नहीं तो एक्शन का रिएक्शन मैं तो खुद बोल रहा हूं ना कि जो समाजवादी पार्टी के एमएलए ने बीजेपी के हाथ में जो झुंझुना दे दिया औरंगजेब का, वो 17 दिन से उसको बजा रहे, तो वो तो बीजेपी की भी टीम, उनकी वजह से तो आज पूरा ये माहौल खराब हो गया। आज मुझे मिल गया साहिल भाई छावा पिक्चर में जिन्होंने औरंगजेब का किरदार अदा किया, खन्ना, वो मिल गए मुझे। मैंने उनसे ऐसा ही बात किया कि आपको क्या लग रहा है साहब? अरे वो ऐसे डरा है, बोला भाई मेरे से वारिस भाई इसके बारे में कोई बात ही मत करो, सीधा चले गए। ये तो माहौल हो गया है, ये माहौल हो गया है। छावा पिक्चर में आपको दिखा सकता हूँ ये भाई, कैमरा वाला जरा फोटो पे दिखाओ साहिल भाई, आज की ये तस्वीर अभी की देख लो।
तो ये इन लोगों ने इतना नफरत पैदा कर दी पूरे देश भर के अंदर। 540 करोड़ कमा लिया फिल्म ने। समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। नहीं, इन्होंने कैसा नफरत पैदा करके 51 बच्चों को जेल में डलवा दिया। अरे इन्होंने नफरत कैसा, इन्होंने सच्चाई जिंदा कर दिया। प्रदीप भंडारी भटका दिया इन लोगों ने, सारे मेन मुद्दों से ध्यान भटका दिया। अरे वारिस भाई, साहिल जी, मुझे भी एआईएम का एक सपोर्टर मिला था भाभी आज तक के स्टूडियो आते वक्त, और उस एआईएम के सपोर्टर ने बोला क्या तमीज हो गई, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोल रहे, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोल रहे। अगर वो पत्थरबाजों के खिलाफ बोल दे तो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़ जाए। मुझे भी एआईएम के कई सपोर्टर यहाँ पे मिले, लोग आज तक के स्टूडियो में आते आते रास्ते में, उनसे पूछा क्या कर रहे हो तुम लोग, तो उनने भी यही बोला कि ओवैसी जी क्यों नहीं बोल रहे औरंगजेब के खिलाफ, ओवैसी क्यों नहीं बोले फहीम खान के खिलाफ। और आपके शो पे मैं एक बात पे बहुत पीड़ा है, मैं आशुतोष जी की इतनी इज्जत करता हूं, इतने न्यूट्रल हैं, पर एक स्टेटमेंट उन्होंने फहीम खान के खिलाफ नहीं बोला, उनके मुंह से फहीम तक। चलिए एक मिनट पूछ ही लेते हैं वारिस पठान, क्यों औरंगजेब के बारे में आपका क्या कहना है, जरा बता दीजिए, आपकी पार्टी की राय बता दीजिएगा। तो उसके लिए आपके मुंह में दही जम गया, अडवाणी जी जितना गया चले गए तो आपके मुंह में दही जम गया, प्रधानमंत्री चले गए बादशाह जफर की कबर में तो आपके मुंह में दही जम गया, कुछ नहीं बोलेंगे। इस देश की सभ्यता नहीं है, जिस दिन इनका महिमा मंडन बंद कर दोगे, जैसे उस वक्त शाहबानों के वक्त राजीव गांधी ने किया था, ठीक हो जाएगा। एक मिनट, हिंदू मुस्लिम एकता तब होगी जब हिंदू राइट्स बंद होंगे, इस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता है, आप लोग चाहते हो नहीं हो। चलिए जरा एक मिनट दोनों को शांत करिए, क्योंकि सुनील सिंह कब से इंतजार कर रहे हैं। उन पर अब एमआईएम ने सीधा आरोप लगा दिया है कि आपने शुरुआत की है और जिसके वजह से बीजेपी को फायदा हो गया इसमें। देखिए, मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से सच में कौन लड़ रहा है, आरएसएस की नीतियों से कौन लड़ रहा है। और मोदी जी जो कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी या 400 पार, उस मोदी सरकार को घुटने पर अगर कोई अकेले लाया है तो माननीय अखिलेश यादव जी लाए, समाजवादी पार्टी लाए। अब रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। अच्छा, इतिहास की बात हो रही थी साहिल जी, मैं किसी के बीच नहीं बोला। हम कह रहे हैं कि आप मंगोल की बात कर लीजिए, मंगोल को कोई इस देश में नायक नहीं मानता, अंग्रेजों को कोई इस देश में नायक नहीं मानता। हम कह रहे हैं अंग्रेज जब नहीं थे, मंगोल जब नहीं थे, तो इस देश में वो कौन सी सोच थी जो पिछड़े और दलितों के आगे वो बर्तन बांधते थे और पीछे झाड़ू बांधते थे, किस सोच के लोग थे, उनके पुरखों को क्या किया जाए, उनके पुरखों का क्या इलाज किया जाए, कोई बता दे हमें, हम लोग इलाज करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, लोग जो हिंदूवादी संगठन के ठेकेदार बैठे हैं ना, हम लोग आपसे छोटे हिंदू हैं क्या? आपसे छोटे हिंदू नहीं हैं, आप कट्टरपंथी हिंदू, हम समाजवादी हिंदू। मतलब हो गया, हम सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चलिए प्रदीप भंडारी, सोच नहीं, ये चलिए सुनील सिंह अब जवाब लेते हैं। जो चिल्ला रहा है सुनील सिंह, एक मिनट, जो चिल्ला रहा है, आतंकवादी कभी हिंदू को कट्टरपंथी, कभी हिंदू को जो चिल्ला रहा है, आपकी कौन से हिंदू ने जो चिल्ला रहा है, बंद करिए अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स। जो चिल्ला रहा है, आपने अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर में भी अभी तक दर्शन करने नहीं गए, पीछे से आप जाके छोटे हिंदू हो, आपकी बात सुनी गई, ऐसे आरएसएस की साजिश का था। छोटे हिंदू हम बंद करिए, आप इसीलिए अपोजिशन के अंदर बैठे और आगे भी बैठेंगे। सनातन को अपमानित करना बंद करिए। छोटे हिंदू हो नहीं, आप जयचंद लोग हो जो हिंदू रहते हुए भी हिंदुओं को गाली बकते हो, और ऐसे ही जयचंदों ने औरंगजेब का समर्थन किया था। क्या करें जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली? अरे आप क्या बात करोगे, लड़े नहीं आजादी की लड़ाई, आप तो बात करो आजादी की लड़ाई नहीं लड़े आपके पूर्वज। जो प्रदीप भंडारी से जवाब ले लेंगे हम। और आप बताइए, आपने उन हिंदुओं को आप हिंदू मानते हैं पहले जाके अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर उन हिंदुओं को हिंदू मानते हैं जो तिरंगे के खिलाफ हैं। औरंगजेब के खिलाफ बोल दो तो इस देश के अंदर सब ठीक हो जाए, पर बोलोगे नहीं। चाहिए अब जरा अभी सभी को शांत किया जाए, जरा सभी को शांत किया जाए। एक सवाल प्रदीप भंडारी से करना है, एक सवाल प्रदीप भंडारी से करना है। प्रदीप भंडारी, अब देखिए यूपी में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन सारे बयानबाजी को लेकर क्या मानना है वो भी बात साफ हो चुकी है। नागपुर को लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, नागपुर में शांति शुरू हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि आज के बाद इस तरीके की बयानबाजी के बजाय अगर अलग मुद्दों की बातचीत हो जाए जिसकी सचमुच में जरूरत है किसी भी राज्य में, तो ज्यादा जरूरी होगा? यह बयानबाजी कभी ना कभी रुकेगी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, अपने ही मंत्री को उनको बताना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं अब इसकी शुरुआत होना जरूरी है। जो हो गया वो हो गया, खत्म हो गया। अबू हसीम आजमी को विधानसभा से बाहर कर दिया गया इस पूरे सेशन तक। अब बात आगे बढ़ेगी या फिर से हम 300, 1000, 500, 400, 800 साल पुराने बातों पर बात करेंगे?
साहिल जी, बात दो स्पष्ट है। ये देश की सभ्यता छत्रपति संभाजी महाराज और छावाजी महाराज है। अगर कल को कोई भी दूसरा इंडी अलायंस का नेता वापस से औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा तो हम लोकतांत्रिक रूप से उसका विरोध करेंगे, ये स्पष्ट है। और हमने नहीं अबू आजमी को फोन करा था औरंगजेब का जाके महिमा मंडन करो, अबू आजमी ने खुद ने जाके औरंगजेब का महिमा मंडन करा। तो अगर उनको महिमा मंडन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है तो हमें भी उसके खिलाफ छत्रपति संभाजी महाराज की बात करने का अधिकार है। महाराष्ट्र के अंदर आगजनी करने की बात करें, उनके ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे। चलिए, समय मेरा खत्म हो चुका है और उम्मीद मैं इस बात से लेकर खत्म कर रहा हूं इस पूरे डिबेट को कि इस तरीके की डिबेट के बजाय अगर राज्य में जो मुद्दे यहां पर उठकर सामने आ रहे हैं उस पर अगर डिबेट करने की जरूरत पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछले 5 दिन से हम लोग जो नागपुर में घटना हुई है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और अभी इसका मामला यूपी तक जाकर पहुंच चुका है। इसके लिए आज एक बार फिर इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें बातचीत करनी पड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए।